Hello friends. So in second part of this series upon disasters and how we should fight it, we have discussed about Josimat incident and the basic of DM Act and how DM Act authorized central. Now in this part we will discuss the disaster management, how it operates at the ground level, basically at the district level, and then we will discuss in detail about the regions, what are the regions behind that जो earthquake आया है टर्की सीरिया में, and then we will discuss how at international level disasters reliefs जो होती हैं वो कैसे दी जाती हैं. इंडिया का जो डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम है फॉर टू सपोर्ट टर्की एंड सीरिया इज नोन एज ऑपरेशन डस्ट. सो लेट्स स्टार्ट. सी ग्राउंड लेवल पर डिजास्टर के टाइम पर क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो आपका जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है उसका भी सीईओ होता है. तो ये जो अगर कोई डिजास्टर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही है तो यही जो आरओ है वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बना दिया जाएगा. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम क्या होगा कि जो आपकी इंसिडेंस रिस्पांस टीम का हेडक्वार्टर है उसके साथ कोऑर्डिनेट करना, और ये जो डिस्ट्रिक्ट का जो ऑपरेशन इंचार्ज होगा, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होगा, जो जनरली बनाया जाता है डीएम का जो ऑफिस होता है उससे कोऑर्डिनेट करना. और जो डीएम होगा वो अपने अंडर में कुछ फोर्स को रखेगा, फोर्स इन द सेंस वर्क फोर्स को रखेगा, सब डिवीजन लेवल पर, तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर इन लोगों को रखेगा. अब जो ये इंसिडेंस रिस्पांस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके मेन पार्ट क्या होते हैं, मेन पार्ट होते हैं प्लानिंग सेक्शन, ऑपरेशन सेक्शन, लॉजिस्टिक सेक्शन और फाइनेंस एंड एडमिन सेक्शन. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होता है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है उसका चेयरमैन तो होता है डीएम, साथ में एक को चेयरमैन भी बनाया जाता है, वो होता है जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है. अब जिला परिषद यानी कि जिला पंचायत जो अध्यक्ष होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, उनको भी इसका को चेयरमैन बनाया जाता है. उससे फायदा क्या होता है कि आपका जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है वो इंश्योर हो जाता है. अब होता क्या है, इन लोगों की जो पब्लिक अपील होती है वो ज़्यादा होती है, और पब्लिक अपील के कारण क्या होता है, डिफरेंट एनजीओ हुए या सेल्फ हेल्प ग्रुप हुए या नेहरू युवा कैंट के जो वॉलंटियर्स हुए, सिविल डिफेंस हुआ, आपके जो आंगनबाड़ी के वर्कर्स हुए, ये सारे के सारे लोग, प्लस आपके जो लोकल लेवल पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके जो वर्कर्स होते हैं वो सारे के सारे डिजास्टर में काम करते हैं, और उनको मोबिलाइज करने में आपका जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो सपोर्ट करता है. उसके बाद क्या होता है, जो डीएम होता है वो ऑन सीन कोऑर्डिनेटर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक अपॉइंट करता है. वो आप या फिर तो वो अपने साथ के किसी एडीएम को कर लेगा अपॉइंट, या फिर किसी पर्टिकुलर जो भी अपने लेवल का या उस डिजिग्नेटिव लेवल का जो ऑफिसर होगा उसको डिजिग्नेट कर देगा. अब होता क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, जैसे इंसिडेंट कमांडर जो हुआ वो आपका होता है एडीएम, या फिर आपका हो गया असिस्टेंट डिविजनल कमिश्नर, ये आपका हो गया आपका इंसिडेंट कमांडर. इंसिडेंट कमांडर मेन होता है, इसके अंडर में तीन होते हैं, तीन अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, जैसे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हुआ, आपका सेफ्टी ऑफिसर हुआ और लाइजन ऑफिसर हुआ. अब जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हुआ वो किसको बनाया जाता है, वो बनाया जाता है आपका जो कंट्रोल रूम ऑफिसर होता है. इसका काम क्या होता है, जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं सीनियर लेवल पे उनकी इंफॉर्मेशन पास आउट करना, डाउन लेवल पे आपके क्या क्या आपकी केवाईसी करना, आपकी एरिया क्या है, आपको जो केवाईसी नहीं किया रहे, लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक को देना कि ये अगर रिलीफ आई है तो कितने बजे से कितने बजे तक दी जाएगी. ये काम होता है पब्लिक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर का. लेजन ऑफिसर क्या होता है, वो होता है आपका डिफरेंट डिफरेंट एनजीओ हुए, वॉलंटियर्स हुए, इन सबका कॉन्टेक्ट पर्सन होता है आपका लेजन ऑफिसर. किससे, हायर अथॉरिटी से. तो अगर कोई व्यक्ति, अगर आप किसी व्यक्ति को खोजने आया है तो वो क्या करेगा, जो कैंप साइट होगी वहां पे लेजन ऑफिसर को जाके बोलेगा कि ये अपना आधार कार्ड दिया उसका कि ये व्यक्ति यहाँ रहता था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लाइए.
तो वो क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन लेजेंड ऑफिसर किसी इन्फॉर्मेशन पास आउट करेगा, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को, आई मीन उसके ऑफिस को, वो एक डिस्प्ले पे लगा देंगे, तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। दूसरा आपका क्या हुआ, सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर बनाया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द डिजास्टर। अब अगर कहीं फायर हुई है तो आपका जो फायर ऑफिसर, उसे सेफ्टी ऑफिसर बनाया जाएगा। जैसे अभी पेंडेमिक हुई थी कोरोना की, तो उस समय आपको जो सीएमओ है उसे बना दिया जाएगा। अगर आपका ये ऑपरेशन रोड एक्सीडेंट हुआ है या फिर अर्थक्वेक आया है, तो आपका अब नॉर्मल जो एसडीएम वगैरह होते हैं उनको सेफ्टी ऑफिसर बनाया जा सकता है। जनरली जो एसडीएम वगैरह होते हैं वो ऑपरेशन सेक्शन में जाते हैं, क्योंकि वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। सेफ्टी थोड़ा स्पेशलाइज्ड ब्रांच हो जाती है। अब देखिए इस तरह से ये जो चारों सेक्शन है, ऑपरेशन सेक्शन हुआ, प्लानिंग सेक्शन हुआ, लॉजिस्टिक्स सेक्शन हुआ, या फाइनेंस सेक्टर सेक्शन हुआ, ये सारे अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डीएम है वो अपॉइंट कर देता है ऑफिसर। अब जैसे ऑपरेशन चीफ में ये लोग क्या बना देते हैं, ये लोग जनरली डिप्टी एसपी, डीएसपी जो होता है, जैसे सीओ बोलते हैं, उसको हेड बना देते हैं। आपका जो ब्रांच ऑफिसर या एयर ऑपरेशन होता है, ये आपका जो लोकल लेवल पे जो एयरफोर्स का, अगर आपका कैंटोनमेंट में कोई ऑफिसर है तो उसे बना देंगे। आपका जो डिवीजन हुआ या ग्रिप्स लेवल पे हुआ, या आप एसडीएम लेवल पे या फिर तहसीलदार को बना देंगे, तहसील तहसीलदार को बना देंगे। उसके बाद आपका जैसे जो स्टेजिंग एरिया हुआ, उसमें किसको बनाते हैं, जनरली बीईओ को बनाते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को। डिविजन्स जो होती हैं, अलग अलग डिवीजन में क्या क्या काम करने हैं, तो उस डिविजन्स का जो एसडीओ सदर होगा या फिर जो आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का हेडक्वार्टर होगा, उसको इसका इंचार्ज देंगे। ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन में जनरली आता है आपका आरटीओ आता है, या फिर उस जगह का जो भी आपका फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करता है, या फिर एसीएफ हुआ या फिर आरएफ हुआ, उसको ये लोग ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन का हेड बना देते हैं। फूड के लिए आपका सप्लाई इंस्पेक्टर होता है, या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर होता है। तो ये सारे के सारे जो आपस में कोऑर्डिनेट करके सारी इंफॉर्मेशन आप पास करते हैं इस लेवल पे, और ये आपस में पर डे जो मीटिंग होती है वो इंसिडेंट कमांडर डीएम के पास आती है। डीएम अपनी रिपोर्ट भेजता है किसको, सीएस को। अगर सिवियरिटी ज्यादा है तो या फिर सीएस सीएम को रिप्रेजेंट करेगा, और सीएम सीधे पीएम को दे देगा या पीएमओ को दे देगा, जैसा भी हो। तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है लोकल लेवल पे, कि किस तरह डीएम के पास सारी पावर होती है, वो सारे रिसोर्सेज को डिवाइड करके अलग अलग सेक्टर में, ऑपरेशन सेक्टर में, प्लानिंग सेक्शन में, लॉजिस्टिक सेक्शन में उनको यूज करता है, और फिर डिजास्टर पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और हिरार्की भी इसी तरीके से जाती है। इस पूरे सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस तरह से डिवाइड की जाती है कि चूंकि टाइम कम होता है, तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो, अकाउंटेबिलिटी एक ही के पास हो। अगर आपके पास टीम है तो आपका एक ऑफिसर हो, फिर उसके ऊपर एक ऑफिसर हो, रिपीटिशन ना हो, इस बात का ध्यान दिया जाता है। ये कुछ सिंबल्स होते हैं जो उस समय, जैसे स्टेजिंग एरिया एस लिखा होगा, इंसिडेंट बेस बी लिखा होगा, कैंप सी से लिखा होगा, ये सिंबल होते हैं जो वहाँ पे इस समय लगाए जाते हैं। हेली बेस हुआ तो एच लिखा होगा, हेलीपैड हुआ तो एचपी लिखा होगा। तो इस तरह से डीएम के अंडर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कोई डिजास्टर हो रहा है तो उसको इस तरह से कंट्रोल किया जाता है। और ये टर्की में क्या हुआ था, अब देखिए टर्की में जो अर्थक्वेक आया, वो इन दो जगहों पे मेनली आया। ये आप देख रहे हो, ये बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री सीरिया और टर्की के बीच की। तो यहाँ पे ये आया और एक ये आया, ये दो अर्थक्वेक आए। इसका इम्पैक्ट, ये जो वाला जो एरिया है, और आपका ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा हुआ। ठीक है, इसमें हुआ क्या, देखिए आप देखिए, ये दिखाया गया है आपका 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इधर आया है टर्की में। 7.1 का आपका ये जो गाजियनटेप वो है प्रोविंस, यहाँ पर आया। अब इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे भी आके, लेकिन बस इतना सा जान लीजिए कि ये जो आप एरिया देख रहे हो, इस एरिया में क्या है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट का मतलब क्या होता है, आपके जो दो पार्ट होते हैं आपके अर्थ के, वो एक दूसरे के पैरेलल इस तरह से मूव करते हैं, जैसे कि इसमें ये दिखाया गया है। टू ब्लॉक्स स्लाइड पास्ट ईच अदर अलोंग फॉल्ट हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग ये स्ट्राइक स्लिप करते हैं। ऐसे ही एक फॉल्ट आपका सेंट एंड्रियास फॉल्ट है, सेंट
एंड्रियास फॉल्ट आपका जो वेस्टर्न अमेरिका है वहां पर है। तो यहाँ पर क्या है, मूवमेंट इस तरह से ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं। अब इसका रीजन क्या है कि क्यों आया। अब देखिए ये जो टर्की है, टर्की की जो पोजीशनिंग है ग्लोबल जियोलॉजिकल स्केल पर काफी क्रूशियल है। क्यों क्रूशियल है कि ये वाला जो हिस्सा है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला हिस्सा ये आपका आता है अफ्रीकन प्लेट का, ये वाला जो हिस्सा है ये आता है आपका अरेबियन प्लेट का, आपका ये वाला जो हिस्सा है ये आपकी यूरेशियन प्लेट हो जाती है। तो इस ये जो आपकी जो अरेबियन प्लेट है इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड थोड़ी सी कम है, बट इन दोनों की डायरेक्शन नॉर्थवार्ड है। तो ये जो है ज्यादा पुश कर रही है यूरेशियन प्लेट को, और ये जो है कम पुश कर रहा है। इसके कारण क्या है, जो नेट रिजल्ट इस पर होता है ये होता है कि इस साइड ज्यादा डायरेक्शन में है, इस साइड कम है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो एक तरह से एनाटोलियन जो प्लेट है, एनाटोलिया जो वहाँ का प्लेटू है, वो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में पूरे टर्की को लिए जा रहा है। अब इसके इसका प्रूफ क्या होता है, यहाँ पर देखिए दो फॉल्ट होते हैं, एक है नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट और एक है ये ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट, और एक ये नीचे से आ रहा है डेड सी ट्रांसफॉर्म। डेड सी ट्रांसफॉर्म क्या है, एक्चुअली में जो अफ्रीकन लिफ्ट वैली है उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है। और अभी जब ये अभी ये जो भूकंप आया इसके कारण क्या हुआ, यहाँ तक तो रप्चर साई ये वाला जो हिस्सा है इस एरिया में, ये वाला जो हिस्सा है मैं इसको भी डार्क कर दूंगा, करीब 300 किलोमीटर तक रप्चर और हो गया। और ये जो रप्चर हुआ है ये करीब 300 किलोमीटर लंबा है और 50 किलोमीटर चौड़ाई में हो गया है। तो धीरे धीरे क्या है कि ये जो ये यहाँ पर रप्चर हुए, यहाँ पे फॉल्ट बढ़ता जा रहा है इस जगह पे, और ये जो डायरेक्शन है इस साइड ये बढ़ती जा रही है। ये आपका नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट है। नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट तो इतना बड़ा है, काफी यहाँ पर इसके कम से कम ये दो इसके वो हो जाते हैं, दो डायरेक्शन हो जाते हैं, और इसमें से एक जो ब्रांच है वो इस्तांबुल के 20 किलोमीटर के आते इस्तांबुल के बीच से निकलती है। तो इस्तांबुल बहुत ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन सिटी है अगर देखा जाए तो। इसमें देखिए ये जो फिगर है ये बता रहा है कि इस जगह पर 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, और ये जो है यहाँ पे ऐसा रप्चर हुआ, और देखिए सबसे ज्यादा स्ट्रेस इधर पड़ा है और इधर पड़ा है, तो बीच में ये जो है रप्चर ओपन हो गया। ये पूरा जो मैं ये बता रहा था ये हिस्सा, ये एक्चुअली में हिस्सा ये दिखाई दे रहा है, तो ये पूरा रप्चर हो गया है। नेक्स्ट है कि ये जो अर्थक्वेक था ये वाइट वाज सो डिजास्टर्स, या फिर आप कह दो इतना कैटास्ट्रॉफिक इतना क्यों हुआ। देखिए नंबर एक तो आप ये देखिए, जो भी अर्थक्वेक है उसका अगर एपिसेंटर सैलो होगा, जैसे इसका जो एपिसेंटर था वो 18 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर तक, अभी तक अलग अलग जगह पे आप पढ़ोगे तो कहीं 20 दिखाएगा कहीं 30 बताएगा, लेकिन कुल मिला के 50 किलोमीटर से कम था तो सैलो माना जाएगा। जब अर्थक्वेक का एपिसेंटर सैलो होता है तो इंटेंसिटी उसकी ज्यादा होती है, क्योंकि आपकी चाहे पी वेव हो चाहे वो एस वेव्स हो, उनको उनकी एनर्जी कम लॉस होती है क्योंकि उनको कम चलना पड़ता है। प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि पी वेव्स का जो मोशन होता है, जैसे आप इस वाले में आपने इस वीडियो में देखा था, पी वेव का जो मोशन होता है वो अप डाउन होता है, और जो एस वेव्स होती हैं उनका हॉरिजेंटल भी होता है और उनका हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल भी होता है। जैसे जो लव वेव्स होती हैं और जो रेलिक वेव्स होती हैं, अगर आपने पढ़ा हो ये दो वेव्स होती हैं। जो लव वेव्स होती हैं उनका हॉरिजेंटल होता है मूवमेंट, और जो लिरिक्स होती है हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों होता है। अब इसमें क्या है, इन दोनों जो पी वेव्स होती हैं उनकी जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, जो एस वेव्स होती है उनकी स्पीड कम होती है। अब देखिए जो टाइम लेग होता है जनरली, इस केस में क्या हुआ, चूंकि पी वेव्स और एस वेव्स दोनों को चलना कितना था, अराउंड 20 किलोमीटर, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम लेग हुआ वो काफी कम हुआ। जैसे अगर हम 18 किलोमीटर मान के कैलकुलेशन करें तो एस वेव्स 2.5 सेकंड बाद पहुंची होगी, और जो पी वेव्स है वो 3 सेकंड में पहुंची होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के टेबल टाइम में जो है केवल 0.5 सेकंड का फर्क हुआ। अब देखिए इसमें हमने यहाँ पे होगा 2.5 और यहाँ पे होगा 3, क्योंकि इसकी स्पीड जो है एस वेव की स्पीड जो है वो ज्यादा होती है, सॉरी कम होती है, और पी वेव्स की ज्यादा होती है। अब चूंकि टाइम लेग कम हुआ तो इसके कारण इसका जो इम्पैक्ट है वो भी ज्यादा हुआ, क्योंकि जो एस वेव्स होती हैं वो बिल्डिंग्स को केवल ऊपर नीचे नहीं करती हैं, आगे पीछे भी करती हैं, तो उसमें जो बिल्डिंग है
वो पूरी तरह से उनके डिमोलिश होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। प्लस दूसरा इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं हुई। प्लस पी वेव और एस वेव में टाइम लैग भी नहीं था, तो लोगों को बचने का चांस भी नहीं निकला। जनरली पी वेव्स में क्या होता है, आपको महसूस होता है कि अर्थक्वेक आ रहा है लेकिन बिल्डिंग नहीं गिरती, तो लोग भाग जाते हैं, सेफ जगह पे पहुंच जाते हैं। लेकिन तुरंत एस वेव आ गई, 1 या 2 सेकंड का ही फर्क हुआ होगा, पता भी नहीं चला होगा ज़्यादातर लोगों को, तो लोग भाग नहीं पाए। दूसरा क्या हुआ, टर्की में क्या है, टर्की में 1999 में एक अर्थक्वेक आया था। उसके बाद टर्की ने क्या किया कि एक अपने यहाँ बिल्डिंग कोड लगा अप्लाई कर दिया कि, लेकिन ज्यादातर बिल्डिंग जो गिरी हैं, अगर आप देखा जाए आज के अभी जो फरवरी में आया था, उसमें जो भी बिल्डिंग गिरी हैं वो सारी 2000 से पहले की बनी हुई है। अगर आप वीडियो देखोगे या फिर आप इमेजेस देखोगे, तो जितनी भी नई बिल्डिंग है वो सारी इंटैक्ट रही, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग थी वो सारी गिर गई। तो इस कारण भी क्या कहते हैं, टर्की में इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट जो है और सीवियर हो गया। दूसरा, वहाँ पे सीरियन रिफ्यूजी काफ़ी आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में अगर जो रिफ्यूजी हैं वो सीरिया में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। उसमें क्या है, क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इट मीन्स क्या हुआ, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप नहीं हुआ है। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग से आप उनको हटा भी नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं। दूसरा क्या है, सीरिया के, अभी तो हम टर्की की बात कर रहे थे, अब सीरिया की बात करें तो सीरिया में तो कोई बिल्डिंग कोड ही नहीं है। जब वहाँ पे बिल्डिंग कोड ही नहीं है तो फिर वहाँ पे तो बिल्डिंग का कोलैप्स होना बहुत लाजमी है। दूसरा क्या है कि ये सब जब हो रहा था, जब ये भूकंप आ रहा था पूरा, उस समय सबसे सीवियर जो कोल्ड वेव थी, सीवियर कोल्ड वेव टर्की में और सीरिया दोनों के बॉर्डर में थी, जिसके कारण जो शाम रात के टाइम जो टेम्परेचर हो रहा था वो फ्रीजिंग टेम्परेचर पहुंच रहा था, करीब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऑलरेडी लोग जो दबे हुए हैं उनका बचने के चांसेस और कम हो जाते हैं। प्लस रेस्क्यू ऑपरेशन को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि रात में पानी भी गिर रहा था। तो ये एक तो दिक्कत, ऑलरेडी भूकंप आ गया था, दूसरा जो वेदर था वो भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया वेदर ने भी। अब देखिए दूसरा सीरिया साइड में क्या हुआ, ए, जो भूकंप आया उसमें जो सीरिया वाली साइड थी, ये सीरिया वाली साइड है, ये आई आपकी टर्की वाली। सीरिया साइड में क्या था, कोरेला आउटब्रेक भी था और हार्श विंटर भी थी। तो इस कारण क्या हुआ, ऑलरेडी जो लोग बचने के चांसेस भी थे वो भी क्या थे, सर्वाइव नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सारे लोग डिसीज से इससे बीमार भी थे, तो ये बीमारी भी फैली हुई थी। तो इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन ये हुआ कि इस अर्थक्वेक का जो मैनिफेस्टेशन है वो काफी ज्यादा एग्रेवेट हो गया, बहुत ज्यादा बुरा हो गया। अभी तक देखें तो करीब 20,000 के करीब लोग ऑलरेडी मारे जा चुका है। आप अगर देखें तो 19,000 तो मैंने देख चुका था, तो अभी तक तो और भी ज्यादा हो गए होंगे। अब इसमें जो यूएन ह्यूमैनिटेरियन जो है अपना, उसकी जो रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ साइंटिस्ट ने स्टडी की है कि जो सर्वाइवल रेट होता है इन दिस कंडीशन एंड एट दिस लेवल ऑफ डिजास्टर, वो हो जाता है 25% आफ्टर 48 आवर्स। मतलब 2 दिन के अंदर जो भी लोग उसमें दबे होंगे उसमें केवल 25% लोग बच पाएंगे। तो इंडिया ने जो भी रेस्क्यू जो भेजा जाता है वो तुरंत 24 आवर्स के अंदर भेजा जाता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बचा सकें। नेक्स्ट आइए कि इसमें देखिए दिखाया गया है कि ये जो एरिया है पॉपुलेशन विद इन एपिक सेंटर, तो देखिए आप देखिए जो एरिया एपी सेंटर के 15 किलोमीटर के अंदर में थे, बहुत ज्यादा सीवियर हिट हुए, उसमें 11,000 ये रहा और 14,000 ये, करीब 26,000 लोग केवल इस एरिया में थे। ये जो एरिया है, ये एरिया में 26,000 लोग टोटल। और जो ये अगर बड़ा वाला सर्किल ले रहे हैं, ये वाला, इस सर्किल में कितने लोग थे टोटल, 3 लाख लोग के करीब इधर थे और करीब 3 लाख इधर, करीब 5.5 लाख लोग, 5.6 इतने लाख लोग इम्पैक्ट हुए हैं डायरेक्ट पॉपुलेशन से। प्लस इसमें जो आप देख रहे हैं पिंक कलर का आ रहा है शेड, इसका मतलब क्या है, ये जो इसमें आप देखिएगा ये पिंक कलर जो आ रहा है, ये आपका आ रहा है इंटेंसिटी आ रही है प्रोविंस की। ये देखिए ये यहाँ पर आपका ये जो है ये इतना सीवियरिटी से आपका इम्पैक्ट रियलाइज हुआ है। मतलब ज्यादातर जो वो हुआ है, ये 7 पॉइंट के करीब आया है इनमें भूकंप यहाँ पर। तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा है, तो लोगों के मरने के चांसेस भी काफी ज्यादा हो जाते हैं, बचने के चांस काफी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है ये, अच्छा इंडिया ने जो इंटरनेशनल एड भेजी उसको नाम दिया ऑपरेशन डोस्ट। ऑपरेशन डोस्ट जो था वो कैसे ऑपरेट होता है,
हम लोग अगर डिसाइड करते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट ने बोला कि जाओ टर्की में हेल्प करनी है, कैसे करेगा, कहाँ से पावर मिलती है, तो डीएम एक्ट से पावर मिलती है। डीएम एक्ट में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो एक्सटेंड सच सपोर्ट टू अदर कंट्रीज अफेक्टेड बाय मेजर डिजास्टर एज इट मे डीम अप्रोप्रिएट। मतलब इंडिया को जितनी मदद करनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। उसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया आपका पॉलिसी। अब होता है प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस क्या होती है, जो आपकी एनडीआरएफ की जो 8th बटालियन है वो हमेशा स्ट्रेटेजिकली हिंडन एयरपोर्ट के पास स्टेशन करती है। हिंडन एयरपोर्ट कहाँ है, गाजियाबाद के पास। और उनका मेन काम, उनको ट्रेन भी किया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्डर टीम को ट्रेन कर एयरलिफ्ट करा के तुरंत भेजें, जहां भी, चाहे इंडिया में हो रहा हो या फिर अब्रॉड हो रहा हो। तो ये आपकी होगी प्रिपेयर्डनेस। अब जो एनडीआरएफ की टीम है वो जाएगी कैसे, तो वो क्या करती है, सबसे पहले क्या परमिशन लेती है होम ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री से। होम ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री क्या करती है, जिस देश में जाना हो उस देश की एम्बेसी के साथ कोऑर्डिनेशन करती है। उस देश की एम्बेसी क्या करती है, वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है उनसे परमिशन लेके जिस नियरेस्ट एयरपोर्ट पे आपकी एनडीआरएफ की टीम को उतार देती है। एनडीआरएफ की टीम जब उतरती है तो वहां पे उनको लेसन ऑफिसर मिलता है। लेसन ऑफिसर क्या करता है, उनको रिसीव करता है, उन एनडीआरएफ की टीम में जितने भी लोग गए हैं उनको रजिस्टर्ड कराता है। उनको प्रोटेक्शन, जैसे ही वो लोग रजिस्टर्ड करते हैं वो यूएन ट्रीटी के अंतर्गत आपकी जो एक तरह से प्रोटेक्टेड लोग आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये जो लोग हैं जितने भी एनडीआरएफ की टीम गई है वो वहाँ की लोकल जो डिजास्टर साइट पे जाते हैं, और वहाँ के लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है वो उनको टास्क देती है कि आपको ये टास्क करना है, और वो उनके अंडर में टास्क को अप्रूव पूरा करते हैं और अपनी तरफ से इनपुट भी देते हैं जहाँ जहाँ उनकी एक्सपर्टीज है। अच्छा, ये सारा कुछ यूएन लेवल पे कौन जो कैसे ऑपरेट होता है, वो होता है यूएन लेवल पे ये जो ओसीएचए कम ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। ये आपका जो ऑफिस है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और जेनेवा दोनों में है, ये ऑपरेट करता है किसको, इंटरनेशनल हेल्प को, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प को। और इसके अंदर एक ग्रुप आता है, वो है इंसारक, इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी को। यही गाइडलाइंस बनाता है इंटरनेशनल लेवल पे कि इंटरनेशनल जो हेल्प है वो कैसे दी जाए। अब होता क्या है कि कुछ कंट्री हैं, जैसे म्यांमार था, वहां पर जब बाढ़ आई तो लोगों ने बोला कि भाई हमको हेल्प करनी है। तो म्यांमार में उस समय आर्मी की रिजाइम चल रही थी, तो आर्मी ने वहां की आराम की हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हेल्प होती तो इंटरनेशनल एक्सपोजर होता, पता चला कुछ मीडिया वाले कुछ और स्टोरी बना रहे थे कि वहां के लोगों के साथ कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह की चीजें ना हो कि आपको, जिसके यहाँ अगर कोई रेजीम है, कोई गवर्नमेंट है, वो खुद हेल्प ना लेना चाहे तो क्या किया जाए। तो उसको रोकने के लिए इंटरनेशनल ग्रुपिंग से प्रेशर बनाया जाता है। ऐसे ही प्रेशर ये इंसारक बनाती है कि कोई कंट्री, अब सीरिया चाहे अगर या फिर तालिबान में अगर कुछ हो जाए तो तालिबान वाले मना नहीं कर सकते कि हाँ आप मेरे यहाँ हेल्प करने के लिए मत आओ। अब जो एनडीआरएफ है वो इसी, ये जो ग्रुप है आपका इंसारक गाइडलाइंस, इसके अंडर ही ट्रेन होता है। और इसके अंदर जो ट्रेन होता है उनका मेन एम क्या होता है, ये जो इंसारक है वो मेनली बनी है अर्थक्वेक रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स के लिए, ये जो ग्रुप बना है। और इसका जो एम है वो क्या है, स्ट्रेंथनिंग द इफेक्टिवनेस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटरनेशनल अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू असिस्टेंस। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू असिस्टेंस में मेनली आता है आपका बिल्डिंग के अंदर जो भी व्यक्ति बचा हो उसको देखना। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जब वार्निंग दी जाती है, अर्लिंग वार्निंग दी जाती है, तो बहुत सारे लोग अपनी जो वैल्यूएबल आइटम्स है उन्हें भी छोड़ के चले जाते हैं। तो उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा भी किस पे आता है, एक तरीके से लोकल फोर्स पे आता है, सिविल डिफेंस पे आता है, और प्लस इंटरनेशनल जो हम लोग एनडीआरएफ जैसे टीम जाती है उनके ऊपर आता है। तो इन सारे लोगों का अर्बन सर्च और रेस्क्यू असिस्टेंस का काम यही होता है, कोऑर्डिनेशन करना। तो ये मैंने बताया कि कैसे एनडीआरएफ विद द परमिशन ऑफ लोकल country government and with taking and with the permission of destination country under the guidance of UN group ऑपरेट करती है इंटरनेशनल असिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट आते हैं मैप वर्क। अच्छा, ये जो इतना सारा इस एरिया में हो रहा है, तो ये मैप मैप में ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन,
कि ये सारी जो फॉल्ट्स हैं या फिर कहाँ पर हैं, तो इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं। ये है मरास ट्रिपल जंक्शन। मरास ट्रिपल जंक्शन क्या होता है? पहले ये देखिए ट्रिपल जंक्शन क्या होता है। ट्रिपल जंक्शन होता है जहाँ पर एक या दो से अधिक प्लेट्स जो होती हैं अर्थ की, वो आपस में मिलती हैं, तो वो ट्रिपल जंक्शन हो जाता है। तो ये जो ट्रिपल जंक्शन है, इसमें है आपकी 3 प्लेट्स मिलती हैं। एक प्लेट ये हुई अफ्रीका, एक प्लेट आपकी यहाँ पे आ गई अरब प्लेट, और ये आपकी आपकी यूरेशियन प्लेट। तो ये जो एरिया हो गया, ये ट्रिपल जंक्शन हो गया। ये ट्रिपल जंक्शन, इसे कहते हैं महाराष्ट्र ट्रिपल जंक्शन। तो इसको मैं विरप कर देता हूँ। तो ये आपका हो गया महाराष्ट्र ट्रिपल जंक्शन। तो ये आपका हो गया महाराष्ट्र ट्रिपल जंक्शन नंबर 1। दूसरा इसमें क्या है? दूसरा इस अरे भाई, दूसरा इसमें आ रहा है आपका यूफ्रेट्स रिवर। ये जो रिवर है, ये आपकी सीरिया से होती हुई आती है। ये आपकी यूफ्रेट्स रिवर हो गई। ये आपकी लेक वॉन है, जो आप देख रहे हो लेक वॉन, जो इसमें कहता है सेलेन रिवर जो मानी जाती है टर्की में, ये लेक वॉन दिखाई दे रही है। उसके बाद आपका एनाटोलियन प्लेटू, ये पूरा एनाटोलियन प्लेटू है बीच में। ये एनाटोल। उसके बाद आपका रेड सी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री ये अफ्रीकन लिफ्ट वैली का ही एक पार्ट है। उसके बाद आपका कॉकेसस माउंटेन। कॉकेसन माउंटेन का जो मेन कॉकेसन माउंटेन है, वो थोड़ा इस साइड है, ये वाला हिस्सा है कॉकेसन माउंटेन, जो आपका जॉर्जिया, आर्मेनिया, मतलब ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच वाला हिस्सा है। इसका थोड़ा सा हिस्सा जो होता है, इसे लिटिल कॉकेशियन बोलते हैं, वो इसमें ईस्टर्न पार्ट में आ जाता है आपके टर्की में। इसके बाद टॉरस माउंटेन। टॉरस माउंटेन जो है वो यहाँ पे है, और यहाँ पे भी है। ये टॉरस माउंटेन हो गए। सी ऑफ मरमरा, बॉस्फोरस। अच्छा, इसमें देखिए, अब ये सी के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो आपका हो गया मेडिटेरियन सी। ये आ गया आपका हो गया लिवेंटियन सी। ये आपका हो गया एजियन सी। एजियन सी, एजियन सी। और ये आपका हो गया आपका सी ऑफ मरमरा। मारमरा। इसको जो जोड़ता है वो होती है डार्डेनिल स्ट्रेट। और यहाँ जो ब्लैक सी है, इसको ये जो जोड़ती है, इसे बॉस्फेरस स्ट्रेट हो गई है। बॉस्फोरस स्ट्रेट ये हो गई। ये इंपॉर्टेंट ही आ जाते हैं। दूसरा आपका ये आपका हो गया साइप्रस। ये हो गया क्रीटी आइलैंड। क्रीटी आइलैंड ग्रीस में आता है। ये ग्रीस है आपका। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और देखिए आप इसमें चेक करना कि ये इसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ मिलती है। टर्की की बाउंड्री सीरिया से मिल रही है, देखिए आपके ये वो सीरिया हो गया, आपका ईरान से मिलेगी, इराक से भी मिलेगी। उसके बाद आपकी ये बुल्गारिया से मिलेगी, और जो ये आपका हो गया ग्रीस से मिलेगी, आर्मेनिया से मिलेगी। ये बाउंड्री भी देख लीजिएगा आप लोग कि टर्की की बाउंड्री किस किस से मिलती है। ये आपका हो गया मैप का। दूसरा आप एक चीज और देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी इंटरनेशनल में, कि ग्रीस और टर्की के बीच में जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसके ऊपर क्या आपस में वो चलता रहता है, इशू क्या है? एक्चुअली इशू ये हुआ था कि जो एजेंसी में जितने भी मेन जो आइलैंड हैं, 12 आइलैंड, वो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1917 के आसपास हुई थी। वो सारे के सारे ग्रीस को दे दिए गए थे, टर्की से ले दिए गए थे।
तो अब ग्रीस कह रहा है कि इसके इस इन जो आइलैंड है इनके अकॉर्डिंग आप हमें सी लेवल पे एक्स ईजेड दो। उसके लिए ये मना कर रहा है कि केवल लैंड दिया गया था, आपको सी के राइट्स नहीं दिए गए थे। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, या आप इनका आपका आपस में जो जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो फॉल्ट लाइन्स हैं उनके बारे में भी पता कर लीजिएगा। तो ये मैंने बता दिया, इसके बाद इस टॉपिक पे इतना ही। थैंक यू।